extend my sincere thanks to in charge Secretary of Community Examination, Madam Professor Tan, all the teacher in charge associated with this cell, State Principal Sir, for giving this opportunity to interact with the students. And my dear students, this talk was basically organized keeping in view the requirements of the students. What is the Civil Services exam? What's the syllabus of this exam? What's the pattern of this exam? And how we can prepare, what are the available resources and what type of resources we should use. Today's talk is concentrating basically on these three basic patterns: the syllabus, the scheme of the exam, and the resources. Some of the important things are I'm missing here because the last part of this talk is basically concerned with the resources and the motivational force that is required to clear this exam. I'm skipping those things, basically concentrating on the pattern, syllabus, and the resources. Right? Shall we start? Ready? So you can note down the important things, and I will put this whole presentation on your WhatsApp group. You can easily see the resources, the syllabus, everything will be available to you in your WhatsApp group. Right? Now we'll firstly see what is this UPSC, Union Public Service Commission. The whole exam of Civil Services, जिसे हम लोग पॉपुलरली IAS बोल देते हैं, ये UPSC द्वारा कंडक्ट किया जाता है. So what is this UPSC? So UPSC is a constitutional body under Article 315. It was set up to conduct the exams at the union level. तो उसमें से एक जो प्रेस्टिजियस एग्जाम है UPSC जो कंडक्ट करती है, जिसे हम लोग सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन बोलते हैं, IAS एग्जामिनेशन बोलते हैं, तो उनमें से वो एक एग्जाम है. अदरवाइज इसके अलावा भी UPSC और एग्जाम जो है वो कंडक्ट करती है. नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स, कमिंग स्ट्रेट फॉरवर्ड टू these are the various civil services category exams. IS is there, IFS is there, IPS is there, Indian Forest Service is there. These are the different types of categories under the civil services exam. Nearly 23 categories of exams are there. But basically these are the categories, depends upon the merit position of the candidate, and they allotted that particular branch of service. Now come to the exam pattern. सिविल सर्विसेज एग्जाम हमने देना है, जो कि दुनिया का टफेस्ट एग्जाम में से एक है. राइट? इस एग्जाम का पैटर्न क्या है? ये एग्जाम हम कैसे दे सकते हैं? तो सबसे पहली बात, दो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं. एक तो कैंडिडेट जो है वो ग्रेजुएट होना चाहिए, और 1 अगस्त जिस साल वो अपीयर हो रहा है उसकी एज उस समय कम से कम 21 साल की होनी चाहिए. ये दो बेसिक कैटेगरीज हैं. जनरल कैटेगरी और ऐसे स्टूडेंट्स के लिए एज लिमिट जो है वो सेम है. उसके बाद नंबर ऑफ कितनी अटेम्प्ट्स वो कर सकता है. जनरल कैटेगरी के लिए 6 अटेम्प्ट्स हैं, ऐसे स्टूडेंट्स के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है. राइट? बेसिकली वी कम टू द पैटर्न. एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये कैसे हम इस होल एग्जाम को कंडक्ट किया जाता है पूरे देश में, ये कैसे कैसे एग्जाम होता है. नाउ कंसंट्रेट ऑन द पैटर्न ऑफ द एग्जाम. देयर आर बेसिकली 3 स्टेजेस. सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए 3 स्टेजेस आपको पार करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद आप सिविल सर्वेंट बनते हो. ये 3 स्टेजेस कौन सी हैं? पहली स्टेज आती है, इसमें प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जिसे प्री बोला जाता है. सेकंड स्टेज है, जो बच्चे प्री क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए, उनका एग्जाम होता है मेंस के लिए. उसके बाद थर्ड इज द पर्सनैलिटी टेस्ट, जिसे इंटरव्यू भी कहा जाता है. अगर रिसेंटली नोटिफिकेशन देखें तो फरवरी के फर्स्ट वीक में नोटिफिकेशन IAS के लिए, UPSC के लिए हो चुकी है, और पूरे देश में लगभग 933 पोस्ट के लिए वो एडवर्टाइजमेंट थी, जिसमें 11,60,000 के करीब एप्लीकेंट्स हैं जो प्री के लिए जिन्होंने अप्लाई किया. जस्ट सी द नंबर, 933 पोस्ट हैं, और उसके लिए पूरे देश में 11 लाख से ज्यादा
उम्मीदवार हैं जिन्होंने प्री के लिए फॉर्म जो है वो फिल किया होगा। अब प्री का एग्जाम क्या होगा, प्री में कौन कौन से पेपर होंगे, कितने पेपर होंगे, हम लोग उस पर फोकस करेंगे। उसके बाद फिर मेंस में, फिर पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या पूछा जाता है, कैसे की पर्सनैलिटी टेस्ट होता है। आपको ये क्लियर हो गया कि 3 स्टेजेस हैं। क्लियर हो गया? फरवरी में ये नोटिफिकेशन हो चुकी है, नेक्स्ट ईयर फिर फरवरी में होगी। और प्री में क्या होगा, अब जस्ट देखो प्री के एग्जाम में क्या क्या होगा। प्री में 2 पेपर होंगे। पहला पेपर जनरल स्टडी का होता है और ये पेपर आमतौर पर मई के महीने में लास्ट संडे जो होता है तभी से रखा जाता है। पिछले कई सालों से ये पेपर मई के महीने में संडे में हो रहा है और जो पिछला था वो 25 मई जो संडे था उस दिन हुआ, 25 मई 2025। इस साल ये पेपर 24 मई 2026 में होगा। क्लियर? संडे वाले दिन ये पेपर होता है और पहला जो एग्जाम होगा जनरल स्टडी का होगा। इसकी टाइमिंग भी फिक्स की हुई है 9:30 से लेके 11:30। उसके बाद ब्रेक हो जाता है। ब्रेक के बाद सी सेट का पेपर होता है जिसे सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट बोला जाता है। ये पेपर 2 घंटे का है, 2:30 से 4:30। इसका टाइमिंग भी फिक्स है और ये ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा। हर क्वेश्चन के लिए आपके पास 4 ऑप्शंस आएंगी, ए, बी, सी और डी। आपके पास OMR शीट होगी जहां आपने आंसर जो है OMR में गोल करना होता है कि ए, बी, सी और डी में से एक। राइट? नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 इसमें। जो जनरल स्टडी का आपका पेपर होगा उसमें 100 क्वेश्चंस होंगे और 2 मार्क्स एंड ईच क्वेश्चन विल हैव 2 मार्क्स। तो 200 का ये आपका पेपर होगा। जो सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट होगा ये 2 घंटे का है और इसमें 80 क्वेश्चंस होंगे, 2.5 मार्क्स ईच क्वेश्चन और इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगी 1/3। क्लियर हो गया? जब सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट शुरू हुआ था तब इन दोनों को मिला के आपकी मेरिट बनती थी कि ये स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए मेंस के लिए। अब ऐसा नहीं है। सिविल सबसे पहले आपका सी सेट का पेपर चेक होगा, जो पेपर बाद में हुआ पहले वो चेक होगा और उसमें आपको कितने मार्क्स चाहिए, जस्ट सी। उसमें आपकी जो मार्क्स है दैट इज रिक्वायर्ड 33% मार्क्स। मतलब 200 में से आपको 200 नंबर टोटल है और आपको 66 मार्क्स चाहिए। अगर आपके 66 मार्क्स उसमें आ जाते हैं तो आपका जनरल स्टडी का पेपर इवैल्यूएट होगा। क्लियर? सी सेट का इतना ही रोल है और जनरल स्टडी का जो पेपर होगा उसके बेस के ऊपर आपकी मेरिट बनेगी कि आप मेंस के लिए क्वालिफाई किए हो या नहीं किए। ये 2 पेपर्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है? जो क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं करोगे उसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर गलत आंसर है, आपने दिया गलत आंसर, तब उसमें नेगेटिव मार्किंग होगी। क्लियर? अब इसका सिलेबस देखते हैं कि जनरल स्टडी में क्या पूछा जाता है। बड़ा छोटा सा सिलेबस है, जनरल स्टडी का सिलेबस बहुत छोटा सा है। फिर सी सेट का सिलेबस क्या है, ये पैटर्न हो गया। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे जनरल स्टडी का और उसके बाद सी सेट। ये जनरल स्टडी का सिलेबस बहुत छोटा सा। करंट इवेंट्स आएंगी नेशनल और इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, नेशनल मूवमेंट, इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। मतलब एक सेंटेंस सारा कुछ कवर कर देता है। इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा। जितनी पब्लिक पॉलिसी, जितनी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, प्लान्स हैं, वो सारे उसमें से क्वेश्चंस किए जाएंगे। इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, ये सारा कुछ कवर किया गया है। देखने में छोटा लगता है सिलेबस। जनरल इश्यूज, एनवायरमेंटल, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज और लास्ट में एक वर्ड लिखा है जनरल साइंस। मतलब इतना सा देखने में सिलेबस है और ये कभी भी खत्म ना होने वाला सिलेबस है। ये कुछ भी पूछा जा सकता है। तो जनरल स्टडी का ये छोटा सा सिलेबस आप लोगों के सामने है। देखने में छोटा है लेकिन इसमें से कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। राइट? इसके बाद सी सेट जो सेकंड पेपर होगा 2:30 बजे से लेके 4:30 बजे तक। इसमें आपसे क्या पूछा जाएगा? इसमें कंप्रीहेंशन आएगी, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बिजनेस न्यूमरेसी, आपको प्रॉफिट निकालना आता है, लॉस निकालना आता है, ऐसे छोटे छोटे मैथ्स के क्वेश्चंस होंगे इसमें। डाटा की इंटरप्रिटेशन, और इसमें बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि इस सब का जो लेवल होगा वो क्लास 10 तक का।
सिर्फ ये क्वालिफाइंग है, 200 में से आपको 66 मार्क्स लेने हैं और आप फर्स्ट पेपर आपका इवेल्युएट होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया? दोनों का सिलेबस आप लोगों को क्लियर है? कोई इसमें डाउट है प्रिलिमिनरी में तो बताओ। फिर मेंस पे चलते हैं। प्री के बारे में कोई डाउट है? अब ये क्वेश्चन है कि कितने बच्चे जो हैं वो क्वालिफाई करते हैं मेंस के लिए। जैसे मैंने बताया कि 933 सीट्स इस बार है, तो आप ये मान के चलो कि उसका 13 टाइम या 14 टाइम, 13 to 14 टाइम जो है वो बच्चे क्वालिफाई करेंगे आगे मेंस। लास्ट टाइम जो पोस्ट थी दैट वाज अराउंड 958, तो 14,000 के आसपास स्टूडेंट्स जो थे उनको चांस मिला था कि वो मेंस में अपीयर हो। मेंस लिखने का मौका लगभग 14,000 के करीब कैंडिडेट्स को मिला, तो 13 to 14 टाइम के आसपास जो है वो बच्चे क्वालिफाई करते हैं मेंस। वो कट लिस्ट जो है वो बनाई जाती है, उसके अकॉर्डिंगली वो मेंस में जाते हैं। प्री के बारे में कोई डाउट है तो बताओ। सिलेबस क्लियर है, पैटर्न क्लियर हो गया, ठीक है? कब होता है ये पेपर? मई में संडे वाले दिन ये पेपर होता है, एक ही दिन में दोनों पेपर। आगे चले, अब आ गया मेंस। जो बच्चे क्वालिफाई कर गए मेंस, उनका मेंस होगा और इसमें 5 दिन का टाइम लगता है। कितने पेपर हैं? Here is the total stream. यहां पे भी आपके पास क्वालिफाइंग पेपर है। टोटल 9 पेपर हो गए यहाँ पे, 2 पेपर क्वालिफाइंग पेपर होंगे। आपने प्रिलिमिनरी में ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर दिया है, आपने गोले बनाए हैं, 2 शीट भरी है। यहाँ पे सारा का सारा सब्जेक्टिव होगा, आपको बहुत सारा लिखना पड़ेगा। ये सारा सब्जेक्टिव पेपर है। इसमें 2 पेपर आपके क्वालिफाइंग है, एक इंग्लिश का पेपर है और एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर है, जो 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस दी हुई हैं, उसमें से एक लैंग्वेज आप सिलेक्ट करोगे। और ये दोनों पेपर 300 मार्क्स ईच होंगे। और इनका सिलेबस क्या है? एक ही सेंटेंस लिखा हुआ है, ये 10th के लेवल का होगा, कोई इसकी ज्यादा डिटेल नहीं है। सिर्फ ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है और आपने इसमें से 25% मार्क्स लेने हैं, मतलब 75 नंबर आपने इंग्लिश में से लेने हैं और इंडियन लैंग्वेज के पेपर में से आपने 75 नंबर लेने हैं। दैट्स ऑल। इन पेपर्स को मेरिट में काउंट नहीं किया जाता। जब आपकी मेरिट बनती है, इन पेपर्स का काम यहीं पे खत्म हो जाता है, ठीक है? एक ही दिन ये दोनों पेपर होंगे। 5 दिन में ये पूरा शेड्यूल यूपीएससी कंप्लीट करती है। एक दिन में दोनों क्वालिफाइंग पेपर होंगे, एक इंग्लिश का पेपर होगा और एक इंडियन लैंग्वेज, जो आप 8th शेड्यूल में 22 लैंग्वेजेस हैं, पहले 14 थी अब 22 हैं, उसमें से एक लैंग्वेज सेलेक्ट करो। सिलेबस 10th लेवल का, ठीक हो गया? बाकी के जो पेपर है उसमें पेपर होगा, सबसे पहले आपका पेपर होगा ऐसे राइटिंग। ऐसे राइटिंग में क्या होगा? आपके पास एक पेपर आएगा, उसका इस तरह का पेपर होगा। ये जो अभी लास्ट ईयर पेपर हुआ वो पेपर है ऐसे राइटिंग, जो लास्ट ईयर हुआ, ये क्वेश्चन पेपर है उसका। इसके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। टोटल मार्क्स 250। जितने भी पेपर, अब 7 पेपर होंगे, सबके मार्क्स 250। ऐसा क्वेश्चन पेपर आपके पास आएगा, एक लाइन इंग्लिश में होगी, एक उसकी हिंदी में लिखी होगी, दोनों लैंग्वेज में पेपर आते हैं। 4 टॉपिक सेक्शन ए में होंगे, 4 टॉपिक सेक्शन बी में होंगे और आपने दोनों सेक्शन में से एक टॉपिक के ऊपर ऐसे लिखा, ठीक है? टोटल मार्क्स 250। अब एक टॉपिक आप देखो छोटा सा, सत्य कोई रंग नहीं जानता, ट्रुथ नोस नो कलर। जो सच्चाई है उसका कोई रंग नहीं होता। ये लास्ट ईयर और 22 अगस्त को ये फाइनल एग्जाम जो हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है। मतलब आपको फिलोसफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा गया है, देन बिना लड़े हुए शत्रु को वश में करना युद्ध की सर्वोच्च कला। द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। लड़ाई के बिना आपने दुश्मन को जीतना। जस्ट सी द टॉपिक्स, किस तरह से ये टॉपिक डिजाइन किए गए। फिलोसफिकल लुक एट दिस। विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। थॉट फाइंड्स ए वर्ल्ड एंड क्रिएट्स वन आल्सो। सबसे अच्छे सबक कड़वे अनुभवों से सीखे जाते हैं। बेस्ट लेसन्स आर लर्न थ्रू बिटर एक्सपीरियंसेस। तो ये आप जज कर सकते हो कि किस लेवल का ये होगा। और आज तक का हाईएस्ट स्कोर कितना रहा है 250 में से? कोई गेस कर सकता है?
कितना हाईएस्ट स्कोर रहा होगा ऐसे राइटिंग में? ऐसे राइटिंग में 250 में से हाईएस्ट स्कोर आज तक का 175 है, राइट? पहले एक लंबे समय तक 164 रहा है, लेकिन उसके बाद भी जो बेस्ट हाईएस्ट में हमें मिलता है, जो टॉप मोस्ट पोजीशन है, दैट इज 175। तो 250 में से 175 इज द हाईएस्ट आज तक इंडिया में। अगर ऐसे राइटिंग हम देखते हैं तो किसी विद्यार्थी को इतने मार्क्स हो गए। ठीक हो गया? तो एक दिन आपका लग गया क्वालिफाइंग पेपर्स को, एक दिन लग गया ऐसे राइटिंग। अब हमारे पास दिन बचे हैं 3, और 3 दिन में हमने अगले जो पेपर हैं 6 पेपर वो खत्म करने हैं। तो उसमें हमारे पास आता है जनरल स्टडी का पेपर। जनरल स्टडी का पेपर 1, पेपर 2, 3 एंड 4, 4 पेपर जनरल स्टडी के होंगे। ईच पेपर 250 मार्क्स, ऐसे भी 250, ये चारों पेपर भी 250 मार्क्स। ठीक है? अब इन चारों पेपर्स का सिलेबस क्या है, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। उसके बाद 2 पेपर आपके होंगे ऑप्शनल सब्जेक्ट के। एक दिन हमने पेपर दे दिया क्वालिफाइंग पेपर, एक दिन ऐसे राइटिंग, और एक दिन हमने पेपर 1, पेपर 2 जनरल स्टडी। तीसरे दिन जनरल स्टडी के 2 पेपर हो गए। चौथे दिन जनरल स्टडी के पेपर नंबर 3 और पेपर नंबर 4 हो गए। और लास्ट जो 5वां दिन बचा है उसमें ऑप्शनल सब्जेक्ट, जो हम अपना सब्जेक्ट चूज करते हैं। कोई पॉलिटिकल साइंस चूज करता है, कोई ज्योग्राफी करता है, कोई मैथ्स करता है, कोई केमिस्ट्री करता है, कोई हिस्ट्री करता है। उसका जो जिस इंटरेस्ट में, जहां पे उसका इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में, वो अपना सब्जेक्ट चूज करता है। इसे ऑप्शनल सब्जेक्ट। 2 पेपर ऑप्शनल सब्जेक्ट के मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में एक ही दिन में। तो 5 दिन में ये पूरा मेंस का पेपर होगा। 5 डे शेड्यूल है, 3 आवर ईच पेपर है, और पूरा सब्जेक्टिव आपको बहुत सारा लिखना पड़ता है, राइट? ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है ना, यही डिसाइड करते हैं कि आपका आईएएस में रैंक कौन सा होगा। क्योंकि जनरल स्टडी वाले जो पेपर हैं वो सबके लिए कॉमन होते हैं। यहाँ पे आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड होता है, इसको हम किंग सब्जेक्ट्स बोलते हैं, किंग एरियाज बोलते हैं। ऐसे राइटिंग में यू कैन स्कोर मार्क्स, एंड इन द ऑप्शनल सब्जेक्ट यू कैन स्कोर मार्क्स, राइट? क्लियर है? आगे चले। अब हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे। ये क्वालिफाइंग पेपर जो मैंने आपको बताया, 10th लेवल की इंग्लिश चाहिए, 10th लेवल की आपकी जो लैंग्वेज होगी उसका जो सिलेबस होगा वो 10th लेवल तक का माना जाएगा। ठीक है? ये 300 मार्क्स ईच और क्वालिफाइंग नेचर के हैं। पहले ये पेपर आपके चेक होंगे। अगर आप क्वालिफाई करते हो 75 मार्क्स ईच आप लेते हो, फिर आपके बाकी जो जनरल स्टडी के पेपर है, ऐसे राइटिंग है, ऑप्शनल है, फिर वो वैल्यू। इनका मेरिट में कोई रोल नहीं। क्लियर? ये मेंस के पेपर शुरू हो गए। पेपर्स टू बी काउंटेड फॉर मेरिट, जो पेपर आपके मेरिट बनाएंगे। 1750 नंबर के ये पेपर है, यहाँ पे देखो 1750 के ये पेपर है, 7 पेपर 250 ईच। ये उनका सिलेबस हम देखेंगे। Candidates are required to write essay on the multiple topics. Usually papers has 2 parts, each consists of 4 essays. जैसे मैंने पहले आपको बताया, ये मैंने आपको ऐसे भी दिखाया जो लास्ट ईयर एग्जाम हुआ, 22 अगस्त को ये एग्जाम हुआ। अब जनरल स्टडी के जो 4 पेपर होंगे उनका सिलेबस देखो। जनरल स्टडी सबके लिए कॉमन है, चाहे कोई मेडिकल बैकग्राउंड से आ रहा है, चाहे कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, चाहे कोई आर्ट्स का स्टूडेंट है, ये सबके लिए कॉमन सिलेबस है, तो उसको पेपर देना ही होगा। इसमें इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, वर्ल्ड, सोसाइटी, सारा कुछ आ जाएगा। इसमें कुछ नहीं छोड़ा हुआ। मॉडर्न हिस्ट्री भी है, फ्रीडम स्ट्रगल भी है, हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड भी है, इंडियन कल्चर भी है, आगे भी है। इंडियन सोसाइटी, रोल ऑफ वुमेन, ग्लोबलाइजेशन, सोशल एम्पावरमेंट, फिजिकल ज्योग्राफी, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस पेपर। दिस इज पार्ट 1। पेपर 1 में इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारा कुछ कवर किया गया है। अब इसका पेपर 2 है, ये एक ही दिन दोनों पेपर होंगे, मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट में। इसमें गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन पॉलिसी, सब कुछ इसमें आ गया। फंक्शंस, रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द सेंटर एंड स्टेट, सेपरेशन ऑफ पावर, पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, सेंटर एंड द स्टेट, सारा कुछ इसमें कवर होगा, कुछ नहीं छोड़ा हुआ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट,
जिसके अंतर्गत हमें वोट का अधिकार मिला हुआ है, इलेक्शन सिस्टम बनाया गया है, वो एक्ट भी इसमें इंक्लूडेड है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज, रोल ऑफ एनजीओज, SHGs, दिस इज SHG का क्या मतलब होता है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको भी इंक्लूड किया गया है। वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिलीज करती है, उनके बारे में पूछा जाएगा। गवर्नमेंट की स्कीम के बारे में भी स्टडी करनी है। हेल्थ, एजुकेशन, ह्यूमन रिसोर्सेज, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन जनरल स्टडी पेपर 2। पॉवर्टी, हंगर, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी साथ में है। सिविल सर्विसेज इन डेमोक्रेसी, इंडिया इट्स नेबर, ये फॉरेन पॉलिसी के एस्पेक्ट आ गए, सारा कुछ इसमें कवर कर लिया। बायलैटरल, रीजनल, ग्लोबल ग्रुपिंग्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, रीजनल ग्रुपिंग्स, तो सारा कुछ आपको इसमें स्टडी करना होगा। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस। जनरल स्टडी पेपर नंबर 3, इसमें टेक्नोलॉजी है, इकोनॉमिक इश्यूज है, बायोडाइवर्सिटी है, एनवायरनमेंट है, सिक्योरिटी है, डिजास्टर मैनेजमेंट। ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव, अगेन वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस ऑफ जनरल स्टडी पेपर 3, सारे उसके इश्यूज है। देन कम्स जनरल स्टडी पेपर 4, 250 मार्क्स ईच पेपर। एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, प्रोबेबिलिटी इन पब्लिक लाइफ, ये सारे इश्यूज जो हैं इसमें कवर किए गए हैं। वेरी कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस अगेन। एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, एटीट्यूड, इमोशनल इंटेलिजेंस। जनरल स्टडी पेपर 3 में टेक्नोलॉजी पूछी गई है, वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, और पेपर 4 यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई। तो यहाँ पे आप लोगों को इंडियन फिलॉसफी, वेस्टर्न फिलॉसफी, वो सारी पढ़नी होती है, तभी आप ये सारे टॉपिक्स एथिक्स, इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड जो हैं उनको समझ पाते हो और अपने राइटिंग्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, अगर आपको वो थिंकर्स, वो थॉट इंडियन और वेस्टर्न की समझ होगी। तो ये सारा कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस आप लोग देखो, ये सारा कवर कर रहा है जनरल स्टडी सेक्शन 4 पेपर 4, राइट। नाउ कम्स द मेंस ऑप्शनल सब्जेक्ट। ये आप लोगों के, जिसको हम बोलते हैं किंग मेकर्स हैं, क्योंकि पहले जो 4 पेपर हैं वो सबके लिए कॉमन है। यहाँ पे आप अपनी पसंद से 2 पेपर आप सिलेक्ट करने, एक पेपर सिलेक्ट करोगे पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, उसके 2 पेपर होते हैं और दोनों पेपर एक ही दिन होंगे। टोटल 48 सब्जेक्ट की लिस्ट जो है वो यूपीएससी ने दी हुई है, उसमें से आपने ऑप्शनल सब्जेक्ट एक सिलेक्ट करना है और इसके 2 पेपर होंगे, एक मॉर्निंग शिफ्ट में और एक इवनिंग शिफ्ट में। जो मॉर्निंग शिफ्ट वाला पेपर है, यूजुअली ये माना जाता है कि जो सिलेबस है, क्योंकि 48 सब्जेक्ट्स के अलग अलग सिलेबस है, जो सिलेबस डिजाइन किया गया है फर्स्ट पार्ट में सारा का सारा थ्योरेटिकल एस्पेक्ट कवर किया गया। कोई भी सब्जेक्ट आप लेते हो तो उसका थ्योरेटिकल पार्ट पेपर ए में होगा और उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पेपर बी में होगा, तो ताकि उस सब्जेक्ट की पूरी जानकारी जो आपको है आप उसको प्रेजेंट कर सको, थ्योरेटिकल एज वेल एज द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो इसमें 250 मार्क्स ईच ये पेपर कवर होगा। क्लियर हो गया मेंस का? अब ये टोटल 9 पेपर्स बन गए, उन्हीं को दूसरी तरह से प्रेजेंट किया होगा। सबसे पहले इंग्लिश क्वालिफाइंग पेपर है, इंडियन लैंग्वेज क्वालिफाइंग पेपर, इनके मार्क्स काउंट नहीं होंगे, सिर्फ क्वालिफाइंग। कितने मार्क्स आपको चाहिए? 25% ईच, मीन 75 मार्क्स ईच पेपर। तो उसके बाद आपके ये पेपर इवैल्यूएट होने शुरू होंगे। ऐसे जनरल स्टडी पेपर 1, जनरल स्टडी पेपर 2, जनरल स्टडी पेपर 3, जनरल स्टडी पेपर 4, ऑप्शनल पेपर 1, ऑप्शनल पेपर 2, 250 मार्क्स ईच पेपर एंड टोटल इज 1750 सब्जेक्ट्स। कोई डाउट है तो बताओ। सर वो आपने जो हिसाब बताया था इंटीग्रिटी और एप्टीट्यूड का, उसमें बराबर जो एथिक्स एंड इंटीग्रिटी। ओके, ये जो एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का पेपर है ना, ये बेसिकली वो पेपर है जो आपसे एथिक्स, क्योंकि एथिक्स जो टर्म है, वैल्यूज एथिक्स, ये जो टर्म हम लोग यूज करते हैं, इसमें इंडिविजुअलिस्टिक एस्पेक्ट भी सामने आता है। तो इसीलिए मैंने इसी पेपर को डिस्कस करते हुए बताया था कि जब ये पेपर आप स्टडी करोगे तो आपको इंडियन और वेस्टर्न फिलोसफर्स साथ में पढ़ने चाहिए, ताकि जो भी आर्गुमेंट आप लिखो उसको आप ड्यूली किसी राइटर के साथ सपोर्ट कर सको। ठीक है, क्योंकि ये पेपर
एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड का जो पेपर है ये इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के आधारित है और इसमें बेस्ट वे यही है कि आप इंडियन और फिलोसफर थिंकर्स की स्टडी साथ में करो, ये एक्सपेक्ट किया जाता है। और इसमें आप देखो एथिक्स एंड ह्यूमन इंटरफेस, कि हम अपनी लाइफ में एथिक्स, प्रिंसिपल्स, ह्यूमन वैल्यूज को कितनी इंपॉर्टेंस देते हैं। इसमें केस स्टडीज भी मेंशन की है मैंने यहाँ पे, केस स्टडीज ऑन अबव इश्यूज, वहां पे केस स्टडी भी वो पूछ सकते हैं। आपको पता होगा रिसेंटली अराउंड इसी मंथ सुप्रीम कोर्ट के सामने एक केस था, सुप्रीम कोर्ट के जज ने वो केस सुनाते सुनाते सुप्रीम कोर्ट का जज भी रोने लग गया। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि लीगल पोजीशन के ऊपर टॉप मोस्ट पोजीशन पे बैठे हुए जो लोग हैं, देयर इज ए ह्यूमन टच इन दोज पीपल एज वेल। तो ह्यूमन वैल्यूज, एथिक्स वो खत्म नहीं होने चाहिए, वो बने रहने चाहिए। तो ये एक तरह से एक मैसेज है जो सिविल सर्वेंट्स को देने की कोशिश की जाती है कि एट लास्ट you are holding the top position of the country, at last you are the human beings and you are dealing with the human beings, so that human touch should not be missed. इसलिए ये पेपर इंट्रोड्यूस किया गया कि जो हाईएस्ट पोजीशन पर बैठने वाले लोग हैं, इसी एग्जाम के थ्रू वो लोग हाईएस्ट पोजीशन पे पहुंचते हैं, राइट? तो उनके लिए ये वैल्यूज बनी रहे। गवर्नेंस में ईमानदारी कैसे आए, प्रोबेबिलिटी मींस ईमानदारी कैसे आए, कैसी वैल्यूज को इंट्रोड्यूस किया जाए, राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है, कोड ऑफ एथिक्स क्या है। अब हर एक के कोड ऑफ एथिक्स अलग अलग हो सकते हैं, बट देयर आर सर्टेन एस्टैब्लिश्ड कोड्स जो हमें अडॉप्ट करने हैं, हमें एक्सेप्ट करने हैं। हमारे जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर्स हुए हैं उन्होंने कुछ कोड्स अपनी लाइफ में अडॉप्ट किए जो हम अपनी आने वाली पीढ़ी को देते हैं। कुछ वेस्टर्न स्कॉलर्स हैं उन्होंने कोड दिए, तो हम इंडियन सोसाइटी के अकॉर्डिंगली कौन से कोड्स जो हैं उनको अडॉप्ट करें। क्लियर? तो जब भी आप अपना आंसर लिखते हो तो आपको जस्टिफाई करना चाहिए अपना आंसर विद द सपोर्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स गिवन बाय द स्कॉलर्स और थिंकर्स ऑफ इंडियन ओरिजिन एज वेल एज द वेस्ट। ये क्लियर? अब ये आप लोगों को मेंस का पता लग गया, जो भी आप डिसाइड करोगे सब्जेक्ट उसका बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होगा। यूपीएससी एक्सपेक्ट करती है कि जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आपने ऑप्ट किया है उसमें आपकी मास्टरी है और उसमें 2 पेपर, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस है। किसी भी सब्जेक्ट को आप उठा के देखो, थ्योरेटिकल एस्पेक्ट और प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, दोनों एस्पेक्ट्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। जैसे मैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात करूं तो वर्किंग ऑफ इंडियन पार्लियामेंट ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट है, राइट? प्रैक्टिकल एस्पेक्ट की बात करूं तो पार्लियामेंट जो है उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस नहीं हो रहा, वहां हंगामा हो जाता है, वहां काम नहीं हो रहा, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है। तो देयर आर बोथ एस्पेक्ट यू हैव टू स्टडी इन योर सब्जेक्ट, जो भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट करें। अगर आप ये ओवरऑल मेंस के सब्जेक्ट देखो, ये सारे सब्जेक्ट, ये मेंस के सब्जेक्ट जो मैं बता रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट देखो, जनरल स्टडी पेपर 1, 2, 3 एंड 4, ये सारे के सारे सब्जेक्ट। यहाँ पे हिस्ट्री कवर हो रही है, ज्योग्राफी कवर हो रही है, इंडियन पॉलिटी कवर हो रही है, इकोनॉमी पूरी की पूरी कवर हो रही है, गवर्नेंस पॉलिसीज गवर्नमेंट की वो सारी कवर हो रही है। तो ये सारी चीजें वो हैं जो हम लोग ग्रेजुएशन लेवल में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो पढ़ते हैं। और जब इकोनॉमी की बात करते हैं, बैंकिंग आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, ट्रेड आ गया, वो सारा कुछ उसमें आपको कवर करना है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी आप अपनी क्लास में पढ़ रहे हो, जो आर्ट्स वाले बच्चे अपने सब्जेक्ट पढ़ते हैं, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, अगर ये सारे सब्जेक्ट्स नहीं भी हैं आपके पास, तब भी आप लोगों को ये सब्जेक्ट्स इस लेवल तक के पढ़ने होंगे। अदरवाइज यहाँ पे जनरल स्टडी में यू नीड ए लॉट ऑफ हार्ड वर्क, क्योंकि ये सबके लिए कॉमन पेपर है, 4 के 4। यहाँ पे आप लोग के पास चॉइस होगी, यू विल हैव 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो आप अपनी पसंद से डिसाइड करें। ठीक है, आगे चले। अब सेकंड स्टेज हमने कवर कर ली है, थर्ड स्टेज पे पहुंच गए जो कि फाइनल स्टेज है, जिसको हम लोग पर्सनैलिटी टेस्ट बोल देते हैं, जिसको इंटरव्यू कहते हैं। प्री में लगभग 11 लाख के आसपास कैंडिडेट थे जिन्होंने फॉर्म भरा, उसमें से 8 से 9 लाख अपीयर होते हैं, 2 से 3 लाख के बीच में ऐसे कैंडिडेट होते हैं जो एग्जाम देने नहीं जाते। और उनमें से मेंस में कितने जाते हैं, जैसे हमने लास्ट ईयर देखा, लगभग 14,000 के बीच जितनी पोस्टें हैं उसका 30 to 40 है। अब
मेन से इंटरव्यू में कितने जाएंगे? तो हर पोस्ट के 3 दावेदार होते हैं। अगर 933 पोस्ट है तो मान के चलो एक पोस्ट के लिए 3 लोग इंटरव्यू के लिए बुलाए जाए, ठीक है? तो 3 टाइम्स लगभग 3000 के आसपास लोग जो है वो सिलेक्ट किए जाएंगे इंटरव्यू, पर्सनैलिटी टेस्ट। अब सब कुछ तो पूछ लिया, everything under the sky, they have asked questions from history, geography, polity, everyday science, कुछ भी नहीं छोड़ा। इवन प्री में भी पूछा, अब मेंस में भी जनरल स्टडी के पेपर इंट्रोड्यूस हो गए हैं तो वहां पे भी पूछ लिया, ऐसे भी लिखवा के देख लिया कि आप कहां तक सोचते हो, आपकी फिलोसफिकल अप्रोच क्या है, एथिक्स वैल्यूज की भी बात कर रहे। अब पर्सनैलिटी टेस्ट में क्या होगा? पर्सनैलिटी टेस्ट में वो आपसे क्या पूछेंगे? पर्सनैलिटी टेस्ट ये जो किया जाएगा लगभग 3000 के करीब कैंडिडेट इसमें होते हैं। इसमें 5 लोगों की एक टीम बैठती है, अलग अलग बोर्ड्स होते हैं। जो कैंडिडेट्स को एक फिक्स टाइम दिया जाता है, मॉर्निंग शिफ्ट है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, जिस बोर्ड के सामने उनको बुलाया जाता है वहाँ वो जाते हैं और उनकी सॉर्ट ऑफ एक पर्सनैलिटी टेस्ट कह लो, इंटरव्यू वहाँ पे होती है। यूपीएससी के ऑफिस दौलतपुर हाउस न्यू दिल्ली में, वहाँ पे ये सारा इंटरव्यू का प्रोग्राम किया जाता है और 5 लोग वहाँ पे बैठे होते हैं। जो 5 लोगों का बोर्ड होता है वो प्रॉपर इंटरव्यू भी करता है। यहाँ पे जो मेन फोकस रहता है कि कैंडिडेट्स की नॉलेज को हमने ऑलरेडी टेस्ट कर लिया हो, अब उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, और वो जो पब्लिक सर्विसेज के चैलेंजेस हैं उनके लिए कितना रेडी है। तो यहाँ पे एक सॉर्ट ऑफ जजमेंट की जाती है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 275। अब तक 1750 मार्क्स के एग्जाम हो चुके हैं, प्लस कर देंगे 275 और इनको टोटल करने के बाद 1750 प्लस 275 2025। तो दिस इज द टोटल मार्क्स जिसमें से मेरिट डिसाइड होता है और रिजल्ट जो है वो ऑलमोस्ट मार्च के मंथ में अनाउंस किया जाता है। इस बार रिजल्ट अनाउंस हुआ मार्च में और जो टॉपर्स हैं अनुज अग्निहोत्री चित्तौड़गढ़ राजस्थान के ये डॉक्टर हैं MBBS, 23rd अटेम्प्ट में he got the top position out of 958 candidates। तो 958 कैंडिडेट्स क्वालिफाइड हुए। तो ये टोटल मेरिट बनती है 2025 मार्क्स के बेस पे। क्लियर? ठीक हो गया? कोई इसमें डाउट है? इस बार 933 पोस्ट हैं, लास्ट ईयर 958। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में कोई डाउट है तो बताओ। व्हेन विल स्टार्ट द रिसोर्सेज, कि हमने कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, कौन से ऐसे नोट्स हैं जिनको हमने कंसल्ट करना और हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज वी हैव टू बी रिमेन मोटिवेटेड ओवर सेल्फ। बीबीसी पर अनुज अग्निहोत्री की इंटरव्यू है, उसकी फैमिली की इंटरव्यू है। ऐसे बहुत से जो लोग अपनी सक्सेस स्टोरीज बताते हैं उनको सुनने से मोटिवेशन मिलती है। इन लोगों ने कैसे यूपीएससी को क्वालिफाई किया। उसमें बोलता है कि मैंने 2022 में ये प्रेपरेशन जो है वो शुरू की, 3 साल मेरे को लगे। मैंने बोला जनरल स्टडी पेपर 1, 2 और 3 और 4 पे बहुत टाइम लगता है, जिन लोगों का आर्ट्स में बेस नहीं होता, क्योंकि वो पेपर लिखने वाले हैं। आपको 6 घंटे सेंटर में बैठना है, 3 घंटे एक पेपर लिखना है। कितना लिखना पड़ेगा उसमें? 250 मार्क्स का एक पेपर है। और प्रैक्टिस चाहिए और थॉट क्लैरिटी चाहिए, तभी आप वो जनरल स्टडी वाले पेपर कर पाओगे। दिन भी देखो 5 दिन में वो सारे के सारे पेपर 9 पेपर आपके कवर होंगे। ओनली 5 डेज। सिलेबस के बारे में, पैटर्न के बारे में क्लियर है तो लास्ट पार्ट जो है रिसोर्सेज, फिर हम लोग उसके चले आगे। कोई डाउट किसी बच्चे को है तो बताओ। प्री का क्लियर हो गया, मेंस क्लियर हो गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रिसोर्सेज, मैं कुछ खास चीजें आप लोगों को बता रहा हूँ जो आपको कंसल्ट करनी चाहिए। इसके अलावा रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, रादर प्रॉब्लम अदरवाइज है। पहले प्रॉब्लम जब हम लोग पढ़ते तो ये होती थी कि रिसोर्सेज कहाँ से लेने हैं। अब हमारे पास प्रॉब्लम प्लेंटी की है कि हमारे पास प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज, कि किसको पढ़ना है और किसको नहीं पढ़ना। राइट? इन द एज ऑफ इंटरनेट एवरीथिंग इज अवेलेबल in your mobile phones,
in your laptops, but the problem is otherwise. Now there are some specific books जो आप लोगों को जरूर देखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए. Essential resources. We have lot of resources. कोई भी बोलता कि सबसे पहले NCERT से शुरू करो, ये किताब जरूरी है, तो कहाँ क्या करना चाहिए, मैं अपने अकॉर्डिंगली आप लोगों को कुछ चीजें बता रहा हूँ. बेसिक चीजें इसके, दिस इज यू कैन ऐड मोर थिंग्स इन these resources, बट जो पर्टिकुलरली बेसिक रिक्वायरमेंट है सिविल सर्विसेज के लिए वो आपको करनी चाहिए. सबसे पहले यू हैव टू स्टार्ट योर जर्नी व्हाइल कीपिंग इन यू दिस थिंग इन माइंड कि जो प्री का पोर्शन है उसके लिए कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक्सक्लूसिवली आपको पढ़नी पड़ेगी प्री के लिए. जैसे सी सेट है वो एक्सक्लूसिवली प्री के लिए इंपॉर्टेंट होगी. कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको मेंस के लिए करनी होगी, जैसे एथिक्स है, वैल्यूज हैं, वो आपको मेंस के लिए तैयार करनी होगी क्योंकि इनकी राइटिंग्स आपको चाहिए. वहाँ आपको थॉट प्रोसेस इंप्रूव करना है अपना, वहाँ आपको इंडियन थॉट, वेस्टर्न थॉट पढ़ना है. कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्री और मेंस के लिए कॉमन है. कुछ की बजाय अगर मैं कहूँ कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो प्री और मेंस में कॉमन है, जो अगर आप मेंस की प्रेपरेशन करते हो तो प्री की प्रेपरेशन ऑटोमेटिकली साथ में चलती रहती है. जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, मॉडर्न हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, वो प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी. करंट अफेयर्स प्री में भी काम आएंगे, मेंस में भी काम आएंगे. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो कॉमन है, राइट. These are the resources. You have to start with this positive book. You Can Win by Shiv Kiran. This is book based on stories. इसमें छोटी छोटी स्टोरीज हैं जो आपको हमेशा मोटिवेट करके रखती हैं. बच्चे एक चीज हमेशा ध्यान में रखना कि IAS is basically a journey. Once you make up your mind, we have to start this journey. Then you need one thing, that is the motivation. While reading such books, you feel motivated all the times because it's not an easy journey. You feel ups and downs in your emotions while preparing for UPSC. But one thing I must add, you have nothing to lose in preparing UPSC. You will be the gainer in all the way. आप सीखोगे और आगे बढ़ोगे while preparing for UPSC. बहुत कुछ सीखोगे. It's a beautiful journey. India's toughest exam is considered as the UPSC Civil Services Exam. You have to prepare for this, and this should be there with you all the time. आपका जो स्टडी रूम होगा उसमें पॉजिटिव थॉट्स लगे हों ताकि all the time you feel motivated. Right? This is the most essential thing. You have to start with the newspapers. While living in Punjab, I recommend the Tribune. Beautiful articles are there. Editorial section is very rich. You have to go through the Tribunes. For the students of competitive exam, the editorial section is very important. You have to concentrate on the articles, editorial section of the newspaper. Then Hindu. It's a must-read newspaper when you are preparing for UPSC. यहाँ पे भी जो चीज इंपॉर्टेंट है इस न्यूज़पेपर के आर्टिकल्स और इसके एडिटोरियल, उनको डिवाइड करना है आपने. सोशल आर्टिकल सोशल फील्ड का है, AI के ऊपर है. जैसे 23 मार्च को एक बहुत अच्छा आर्टिकल भगत सिंह के ऊपर ट्रिब्यून में था. उसी आर्टिकल के नीचे एक दूसरा आर्टिकल यूज ऑफ AI इन वार के ऊपर था, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट. तो एक ही पेज के ऊपर आपको दोनों डिफरेंट आर्टिकल्स मिल रहे हैं डिफरेंट सेक्शन के लिए. उसमें भगत सिंह की अप्रोच बताई हुई है. भगवान सिंह जोश जी का वो आर्टिकल लिखा हुआ था, JNU के हिस्ट्री डिपार्टमेंट के फॉर्मर हेड ऑफ डिपार्टमेंट रहे. तो हमारे कॉलेज के स्टूडेंट रहे, तभी मैं आपको उनके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ. वो भगत सिंह की अप्रोच के बारे में आपको, उसके नीचे AI यूज वार के ऊपर. तो आपको ये एडिटोरियल सेक्शन आपके लिए देखना इंपॉर्टेंट है. देन इंडियन एक्सप्रेस में भी क्वालिटी एडिटोरियल्स आप लोगों को देखने मिल रहे हैं. तो 3 न्यूज़पेपर्स आर रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड. 1 मैगजीन, मंथली मैगजीन, नॉट अ वीकली मैगजीन फॉर यू पीपल. यू हैव टू गो थ्रू 1 मंथली मैगजीन. अगर अभी तक कोई मैगजीन आप लोगों ने शुरू नहीं की है, यू कैन स्टार्ट विद द
competition success review. This Civil Services Chronicle, wonderful magazine. Apart from it, Pratyogta Darpan is another magazine. You can go for that as well. Then this is very important magazine or journal, that is Yojana. जो गवर्नमेंट की स्कीम की मैं बात कर रहा था, you will find details of all government schemes in the Yojana. It's available in the college library, so you should consult this magazine. Kurukshetra, again from the government side, wonderful magazine. You have to go through these magazines for preparing government plans and policies. Execution of government policies you find in the Kurukshetra magazine. These are the issue-based magazines. There is a issue of Operation Sindoor. You will find every detail of Operation Sindoor in this magazine. There is a issue on ethics and moral values. You will find complete detail of ethics and values. There is a issue on NEP 2020. You will find all details of NEP 2020 in this magazine. So these are the issue-based magazine. Yojana you must consult. Then TV channels, still reliable, Doordarshan and Sansad TV. Earlier we have Lok Sabha channel and Rajya Sabha channel. Now we have a common one channel, that is the Sansad TV. Lot of discussions and debates, quality discussions and debates are there. So you should try to spend some time on DD National, DD News as well as on Sansad TV. You find quality programs are there, discussions on national and international issues are there. वो discussions आपके लिए जनरल स्टडीज के पेपर में बहुत हेल्पफुल होंगे। और कोशिश ये करनी है जब भी इन चीज़ों को सुनना है तो वहाँ पे वो टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे, वो टर्मिनोलॉजी आपने नोट डाउन करनी है, उसको लिखना है, उसको अपनी राइटिंग्स में उसको समझ के आगे लेके आना। तो इनको जब भी देखना है सिर्फ अपने लेजर टाइम के लिए नहीं, यहाँ से अपने सीखना है, उनके नोट्स बनाने और आपकी जो नोटबुक्स होगी उसको आपने डिवाइड करना है। सोशल इश्यूज के लिए, ये इकोनॉमिक इशू के लिए, ये पॉलिटी के लिए, ये टेक्नोलॉजी के लिए, ये मेरी ज्योग्राफी में काम आए। तो यू हैव टू डिवाइड योर नोट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज ताकि आप लोगों के लिए पढ़ना आसान हो। कुछ जनरल स्टडीज की बुक्स है, यू हैव टू गो थ्रू एटलीस्ट वन जनरल स्टडी बुक। एक जनरल स्टडी की बुक आप लोगों को जरूर कंसल्ट करनी चाहिए। मार्केट में बहुत सी बुक्स अवेलेबल हैं, यहाँ पे पियर्सन का रेफरेंस है और हरिवंश का रेफरेंस है। यू कैन टेक एनी गुड जनरल स्टडी। वन जनरल स्टडी बुक इज एट लीस्ट रिक्वायर्ड फॉर योर स्टडीज। देन हिस्ट्री, ये एनसीईआरटी की हेल्प आप लोग ले सकते हो। यहाँ पे एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री यू गेट बुक्स फ्रॉम द एनसीईआरटी। ये आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की बुक्स एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न ये आप कंसल्ट कर सकते हैं। फ्रीडम स्ट्रगल, दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड बुक, इंडियाज स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। विपिन चंद्र पाल की एक किताब है, वन ऑफ द मास्टरपीस ऑन फ्रीडम स्ट्रगल। ये प्री में भी काम आएगी और मेंस में भी काम आएगी। तो ये किताब मस्ट रीड है। जिन बच्चों ने प्रेपरेशन स्टार्ट करनी है तो ये किताब आप लोगों को पढ़नी चाहिए। मॉडर्न हिस्ट्री कवर करेगी, फ्रीडम स्ट्रगल का सारा एस्पेक्ट विपिन चंद्र पाल की किताब कवर करेगी। इंडियन पॉलिटी के ऊपर यूजली पीपल गो थ्रू एम लक्ष्मीकांत, वंडरफुल बुक, बट आई आल्सो रिकमेंड सुभाष सी कश्यप, बड़ी स्मॉल बुक। You can, this is published by National Book Trust. Great asset, factual book is there. You can go through the book as well. Over Constitution by Subhash C. Kashyap. Subhash C. Kashyap, he made the Secretary General of Lok Sabha. ये masterpiece है. You must go through this book. NCERT 11th and 12th, ये जिसमें आपकी सोशियोलॉजी के एस्पेक्ट कवर करेंगे। आपका जनरल स्टडी पेपर 3 में इसमें से आपको हेल्प मिलेगी। इंडिया, पीपल एंड इकोनॉमी, इकोनॉमी वाला पोर्शन भी आप लोगों का कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी भी इसमें कवर होगी, फिजिकल एनवायरनमेंट भी इसमें कवर होगा और ह्यूमन ज्योग्राफी भी कवर होगी। 11th और 12th की ज्योग्राफी की ये 4 किताबें आप लोग कंसल्ट कर सकते हैं। एटलस, ये कुछ दिन पहले भी मैंने बच्चों को बोला था, यू हैव टू टेक वन एटलस
एटलस में क्या होगा, बेसिक ज्योग्राफी की डिटेल्स दी होती हैं, साथ में पिक्चर्स होंगी। तो आई रिकमेंड यू गो थ्रू दिस राष्ट्रीय एटलस। राष्ट्रीय स्कूल एटलस में डिटेल्स ज़्यादा लिखी हुई है, पिक्चर्स लेटेस्ट है, क्लियर दी हुई है, और ये रिकमेंडेड है कि आप लोग इसको परचेज करके ज्योग्राफी में बेसिक चीज़ें जो है वो क्लियर कर सकते हैं। माजिद हुसैन की एक वंडरफुल किताब है इंडिया एंड द वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो इसमें दोनों पोर्शन कवर होते हैं, इंडिया का भी ज्योग्राफी कवर है और वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो ये रिकमेंडेड किताब है, यू कैन कंसल्ट दिस बुक माजिद हुसैन। एनसीईआरटी की साइंस के लिए ये 8th से 10th वाली, क्योंकि सिलेबस में बड़ा क्लियर है कि जो जनरल साइंस आप लोगों को आएगी उसका लेवल 10th तक का ही होगा। तो ये 8th और 10th की किताबें साइंस की आप लोग कंसल्ट कर सकते हो एनसीईआरटी। इन्वायरमेंट के ऊपर दिस इज द 11th एडिशन, लेटेस्ट एडिशन है, 25-26 का ये एडिशन है। ये शंकर आईएएस एकेडमी है, उनकी ये किताब है इन्वायरमेंट। दिस इज द मोस्ट रिकमेंडेड बुक ऑन इन्वायरमेंट। So you can see this book, latest edition of this book is available. ये क्या, ये एनसीईआरटी की जो किताबें आप लोगों को रिकमेंड की गई ना, ये उनकी समरी है, ये उनकी समरी है। शीलवंत सिंह की ये किताब है एनसीईआरटी जनरल स्टडीज, मतलब 6th से लेके 10th तक की सारी एनसीईआरटी की ये सारी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, सारा कुछ उसने उन किताबों को पढ़ के उनकी डिस्क्रिप्शन और समरी बनाई हुई। तो जब आप लोग अपनी एनसीईआरटी की किताबों को स्टडी कर लेते हो, तो उसके बाद अगर आप इस किताब को पढ़ोगे और साथ में इसके क्वेश्चंस बनाए हुए, तो एक किताब में आपकी सारी एनसीईआरटी जो है उसकी समरी आप लोगों को मिल जाएगी। ये आईएएस हुए मनीष रंजन, इनकी एनसीईआरटी के ऊपर किताब है, कैसे राइटिंग के ऊपर भी बुक आती है। तो अगेन दिस बुक इज हेल्पफुल, जिसमें आप लोग एनसीईआरटी के सारे नोट्स की समरी जो है वहां पे देख। तो इसमें अगर आप किताबों को एनसीईआरटी की स्टडी के बाद इनको पढ़ते हो तो दैट विल बी मोर हेल्पफुल टू यू। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन भी है, साथ में उसके क्वेश्चंस भी बने। सी सेट के लिए यू हैव टू गो थ्रू, बिकॉज सी सेट इज ए क्वालिफाइंग, पहला स्टेप ही वही है। अगर आप इसको क्वालिफाई करोगे तब आपका जनरल स्टडी का पेपर वैलिड होगा। तो सी सेट को हल्के में नहीं लेना, इसकी प्रैक्टिस आपको करनी होगी, कंप्रीहेंशन भी इसमें होगी, 10th लेवल का मैथ्स, प्रॉफिट लॉस वो भी हो सकता है, डाटा इंटरप्रिटेशन भी इसमें होगी। तो आपको ये प्रिपेयर करना है ताकि आप लोग जनरल स्टडी के लिए क्वालिफाई कर पाएं। ओल्ड पेपर्स, जो पुराने पेपर हैं आईएएस के, प्री के, मेंस के, ये आप लोगों के पास जरूर होना चाहिए। आपको कम से कम पिछले 10 साल वाले पेपर जरूर देखने चाहिए। यहाँ पे 25 ईयर के भी मिल जाते हैं, कम से कम पिछले 10 साल के पेपर करोगे, दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू पीपल एंड यू विल गेट ए सॉर्ट ऑफ ए आउटलुक, किस तरह से क्वेश्चंस आईएएस में पूछे जा रहे हैं, क्या लेवल है और किस तरह से हमें प्रिपेयर करना है। राइट, This under his guidance that we are able to organize this lecture on the demands of the students. Welcome you, sir. Then again, the plenty of resources are there. Too many resources is a common trap in UPSC preparation known as information overload, which causes confusion, slow progress and weak retention. मैंने बताया कि जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रॉब्लम ये थी कि हमने आईएएस के लिए मटेरियल कहाँ से लेना। अब प्रॉब्लम अदरवाइज है, वी हैव प्लेंटी ऑफ रिसोर्सेज कि हमने कौन से रिसोर्सेज के ऊपर कंसंट्रेट करना है, किसको हमने पढ़ना है ताकि हम लोग अपनी तैयारी को फाइनल शेप दे सकें। तो इसके लिए कौन सी अप्रोच, मैंने रिसोर्सेज बेसिक आप लोगों को बताए। दिस इज द अप्रोच दैट वी हैव टू अडॉप्ट। द कट क्लस्टर स्टडी वी हैव टू अडॉप्ट। द अप्रोच शुड बी मिनिमलिस्ट। मिनिमलिस्ट मींस you have to concentrate on one basic book on that subject and try to go through that book again and again. The key to cracking the exam is not reading everything but reading limited sources multiple times. This should be your approach. By adopting this approach, you will be able to go through this exam, you will be able to
qualify this exam. So what is required? This is not related to your syllabus. These are the two things. Commitment and passion that is required. If you have a strong commitment to your goals and dreams, if you wake up every day with a passion to do your job, everything is possible. So I'm very happy that this center is again start working under the leadership of our esteemed principal sir. When we run this center has one famous quote, and that quote is there before you leave. Always remember this quote. Think big and your deeds will grow. Think small and you will fall behind. Think you can and you will. It is all the state of mind. So this thought was designed by Dr. Shri Sharma ji. When I was preparing for this lecture, I had that booklet, and in the first page of that booklet, this thought was there. So that's why I am sharing this thought with you. So thanks so much for giving your patience hearing to this lecture. If you have any query regarding the syllabus, regarding the pattern and the resources, you can ask. Thank you so much. I again regard my sincere thanks to the competition cell